गुड मॉर्निंग एवरीवन। करंट अफेयर्स टू एमसीक्यू की सीरीज में 17 ऑफ नवंबर पे पहुंच चुके हैं और यहाँ पे द हिंदू, पीआईबी, इंडियन एक्सप्रेस के जो करंट अफेयर्स हैं उसको एमसीक्यू के थ्रू कवर किया जाएगा। दिस इज ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। माय नेम इज प्रिंस लूथरा, ऑल इंडिया रैंक 577 फ्रॉम यूपीएससी सीएसई 2014 बैच। जो टॉपिक्स हमें डिस्कस करने हैं वो देख लेते हैं एक बार। तो सबसे पहले तो ज्योग्राफी रिलेटेड एक टॉपिक है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस के बारे में जानेंगे। प्रिजन कंडीशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर भी आर्टिकल्स दिए गए थे, उसको डिस्कशन करेंगे। फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 के ऊपर एक एमसीक्यू बनाया है। साउथ चाइना सी की लोकेशन के बारे में देखेंगे। चीफ मिनिस्टर की ओथ को लेकर इंडियन पॉलिटी का क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं बिकॉज ये करंट अफेयर्स में मेंशन किया गया था। सेक्सरेशन इंडिया के बारे में जानेंगे। फायर क्रैकर्स के ऊपर भी एक एमसीक्यू डिस्कस करने वाले हैं। लोना लेक न्यूज के अंदर मेंशन किया हुआ था तो इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। देन गोल्डन वीजा की तरफ बढ़ेंगे एंड फाइनली निमोनिया एंड डायरिया प्रोग्रेस रिपोर्ट के बारे में भी जानेंगे। आपका कोई भी डाउट होता है तो @prince_luthra के ऊपर मुझे आप टेलीग्राम के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं। प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू से रिलेटेड कोई भी आपका डाउट है तो वो यहाँ पे आप मुझसे पूछ सकते हैं। न्यू मेंबर्स जिन्होंने अभी रिसेंटली हमारी वीडियो सीरीज को ज्वाइन किया है तो शिवम, चंद्रिमा नाग, संगीता मीना, संजय कुमार, विक्रम मोर एंड नीरज, यू ऑल आर वेलकम टू द नेटमॉक वीडियो सीरीज। तो आप लोग अभी एंजॉय करने वाले हैं वो सारे वीडियो लेक्चर्स जो कि वेरियस मॉक टेस्ट में भी आपको हेल्प करेंगे। इसके अलावा फ्री मॉक टेस्ट जो है इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से आप इसे अटेम्प्ट कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली ही exam.netmock.com पे जाकर भी इसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। यूपीएससी कोटेशन के अंदर आते हैं तो जीत अक्सर उनकी हो जाया करती है जो हार मानना टालते चले जाते हैं। नाउ दिस इज टेकन फ्रॉम द रीसेंट मूवी छलांग। इट्स अ फैंटास्टिक मूवी, आप इसको देख सकते हैं। अगर मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज मत देखिएगा, लेकिन आने वाले प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास टाइम है तो आप जो 1.5 और 2 आवर्स जो है इसके लिए निकाल सकते हैं। चलिए यूपीएससी में इसको कैसे अप्लाई करेंगे देखते हैं। देखिए यूपीएससी के अंदर भी द जर्नी इज गोइंग टू बी, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, ये कोई आपकी स्ट्रेट लाइन जर्नी नहीं होने वाली है कि आपने यहां से बिगनिंग करी प्लस आपने हार्डवर्क किया और आपको सक्सेस मिल गई। इतना सिंपल नहीं होने वाला है। तो आपने जो स्टार्ट करी इसमें काफी सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स आएंगे, काफी सारे अप्स एंड डाउन्स भी आएंगे और फाइनली आपको जाके सक्सेस जो है वो मिलने वाली है। तो यहां पे जितने भी ट्विस्ट एंड टर्न्स आने वाले, जितने भी हाईज एंड लोज आने वाले हैं आपके, वहां पर आपको गिव अप नहीं करना है। अगर फेलियर भी मिल रहा है ना, मान लीजिए आपने मॉक टेस्ट दिया उसमें आपके 32 मार्क्स आए आउट ऑफ 200, जो कि काफी कम स्कोर है। आपको पता है कि 100 का स्कोर 105 जो है स्कोर आपको चाहिए होता है प्रीलिम्स के अंदर क्रैक करने के लिए। और मान लीजिए आपका नेगेटिव में भी स्कोर आता है, बिकॉज बहुत बार ऐसा भी आपको देखने को मिलेगा अगर आप किसी इंस्टीट्यूट में टेस्ट सीरीज कर रहे हैं, कहीं पे भी टेस्ट सीरीज कर रहे हैं, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो कुछ स्टूडेंट्स के नेगेटिव मार्क्स भी आते हैं। तो ये चीज उनको मैं कहूंगा कि देखिए ये जो एक स्मॉल फेलियर भी मिला है ना, इसको आप एक्सेप्ट मत करिए, हार मत मानिए। यूपीएससी के अंदर तो खासतौर पे यूपीएससी के लिए हार मत मानिए। हो सकता है उस पर्टिकुलर एग्जाम में आपके मार्क्स कम आए हो, मेंस की आंसर राइटिंग में आपके मार्क्स कम आए हो, यूपीएससी के साथ साथ किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहे हो वहां पर आपका क्रैक नहीं हुआ और आपको लगता हो कि जब ये एग्जाम क्रैक नहीं हो तो यूपीएससी कैसे हो जाएगा। इस तरीके का थॉट प्रोसेस मत रखिएगा। हो सकता है सी सेट के अंदर 1/3 मार्क्स ना आए हो। आपको हार नहीं माननी है, आपको हार को डेफर करना है, आप उसे टालते चले जाइए, उसको एक छोटा सा सेटबैक समझ के भूल जाइए और उससे कोशिश करिए कि अगर आप कुछ सीख सकते हैं तो उसे सीखिए ताकि नेक्स्ट टाइम वो गलती आपसे ना हो। लेकिन यूपीएससी के अंदर जो फाइनल आपका एक सक्सेस और फेलियर के बीच का डिसीजन रहता है उसमें फेलियर को कभी भी एक्सेप्ट मत करिएगा। ये कभी भी मत सोचिएगा जस्ट बिकॉज एक मॉक टेस्ट में मार्क्स कम आए या फिर सीसेट के अंदर आपको नहीं 1/3 मार्क्स मिल पाए तो यूपीएससी आपसे नहीं होने वाला है। यू जस्ट कीप ऑन डेफरिंग दैट डिफीट। अपनी जो फेलियर है उसको आपको नहीं एक्सेप्ट करना है, उसको आपको डिले करना है, बिकॉज इवेंचुअली सक्सेस विल बी योर्स विद दिस मेथड। चलिए मार्किंग स्कीम को देख लेते हैं। तो आप जानते हैं कि आपको यहाँ पे 6 या 6 से ज्यादा क्वेश्चन ठीक करने होते हैं टू बी इन द सेफ जोन। लेसन 6 अगर आपका स्कोर आता है तो एक बार दोबारा से अटेम्प्ट कर लीजिएगा। और आज लास्ट डे है दिवाली सेल का, जो हमने एक्सटेंड करी थी 17 ऑफ नवंबर तक। तो दिवाली 50 कोड को आप यूज कर सकते हैं। कहां पर? exam.netmock.com के ऊपर कोई भी सीरीज, वीडियो सीरीज को परचेज करने के लिए। इसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं तो डायरेक्टली आप netmock.com के ऊपर या exam.netmock.com के ऊपर जाकर भी कोई भी सीरीज जो आपको पसंद है उसे परचेज कर सकते हैं। आज के पहले क्वेश्चन पे चलते हैं जो कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस को लेकर है। टॉपिक को आप अंडरलाइन करें और यहां पे नीचे क्या पूछा गया है, करेक्ट इनकरेक्ट, उसको आप सर्कल में डालें। तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस के बारे में पूछा गया कि बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। पहली स्टेटमेंट कहती है इट डेवलप्स इन द ट्रॉपिकल रीजन्स। ये ट्रॉपिकल रीजन्स के अंदर डेवलप होती है। हो सकता है दे आर लो प्रेशर सिस्टम्स एम्बेडेड इन वेस्टर्न विंड्स। ये लो प्रेशर सिस्टम होता है जो किसमें एम्बेड होता है? वेस्टर्न विंड्स के अंदर एम्बेड होता है। It's a term coined by Indian meteorologist for the weather phenomena which is
प्रोपगेटेड फ्रॉम द वेस्ट। ये एक टर्म है जिसको किसने कॉइन किया है, इंडियन मेटेरोलॉजिस्ट ने इसे कॉइन किया है एक पर्टिकुलर वेदर फिनोमेना को डिस्क्राइब करने के लिए जो कि वेस्ट साइड से आता है। सोचिए फिर डिस्कस करते हैं। चलिए, तो काफी सारे रीजन्स के अंदर नॉर्दर्न इंडिया के अंदर अभी जो बारिश है उसको एक्सपीरियंस किया गया जस्ट आफ्टर डे ऑफ दिवाली। दिवाली के दिन के नेक्स्ट डे ही काफी सारी जगह पर, इवन कैपिटल सिटी के अंदर भी जो रेन है उसको एक्सपीरियंस किया गया था। और वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस को कहा जा रहा है कि वो एक कॉजल फैक्टर है इसके पीछे। वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस क्या होती है, बेसिकली ये लाइट रेन, जैसे कि आपको पिछले कुछ दिनों में दिखा होगा, लाइट रेन एंड विंड ये लाने में हेल्प करती है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस जो है इसकी वजह से जो पोल्यूटेंट्स इकट्ठे हो जाते हैं वो भी डिस्पर्स हो जाते हैं, वो भी फैल जाते हैं, तो कहीं ना कहीं वहां पर भी ये हेल्प करती है। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस के बारे में बात करें तो यस, यहां पे ये ट्रॉपिकल रीजन के अंदर डेवलप नहीं होती है। इट डज नॉट डेवलप इन द ट्रॉपिकल रीजन, रादर ये नॉर्थ ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। आपको पता है कि ये आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है और नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न होता है 23.5 डिग्री लैटिट्यूड के ऊपर। तो इसके बीच का जो रीजन है ये आपका ट्रॉपिकल रीजन कहलाता है। लेकिन जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस है ये नॉर्थ ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, दैट इज इस एरिया के अंदर, जिसे मिड लैटिट्यूड एरिया भी कहते हैं, यहां पर डेवलप होती है। इस वजह से ये नहीं कहा जा सकता कि ये ट्रॉपिकल रीजन के अंदर डेवलप होती है, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल इसे कहा जा सकता है, बियॉन्ड द ट्रॉपिक्स भी कहा जा सकता है। ठीक है, तो पहली स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट हो जाती है, इस वजह से ए और बी आपके एलिमिनेट हो जाते हैं। दे आर लो प्रेशर सिस्टम एम्बेडेड इन वेस्टर्न विंड्स। क्या ये लो प्रेशर सिस्टम्स होते हैं? तो यस, दे आर द लो प्रेशर सिस्टम जो कि वेस्टर्न विंड्स जो होती है उसके अंदर एम्बेडेड होते हैं। तो सेकंड स्टेटमेंट आपकी ठीक हो जाती है। थर्ड की बात करें, इट्स अ टर्म कॉइन्ड बाय इंडियन मेटीरियोलॉजिस्ट। क्या इंडियन मेटीरियोलॉजिस्ट ने ये टर्म जो थी उसको लेके वो आए थे एक पर्टिकुलर वेदर फिनोमेना को एक्सप्लेन करने के लिए? तो यस, ये जो टर्म है ये हमने ही बनाई है और इस पर्टिकुलर फिनोमेना को डिफाइन करने के लिए ही ये पर्टिकुलर टर्म को बनाया गया है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर विल बी डी, क्योंकि सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। यहां पे देख सकते हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस जो है ये आपके अफगानिस्तान पाकिस्तान वाली साइड से इंडिया में एंटर करती है और ये रिस्पॉन्सिबल होती है लाइट रेन और लाइट विंड के लिए, जैसे कि आजकल आप देख रहे होंगे अगर आप नॉर्दर्न रीजन के अंदर रह रहे हैं, नॉर्दर्न इंडिया के अंदर रह रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रेजेंट कंडीशन के बारे में है। देखिए मेंस के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब हम भी तैयारी किया करते थे तब भी इस तरीके के क्वेश्चंस जो थे टेस्ट सीरीज में भी पूछे जाते थे, पर हमारे टीचर्स भी हमें ये चीज बताया करते थे कि प्रिजन रिफॉर्म्स जो है उसके ऊपर क्वेश्चन मेंस के अंदर आ सकता है, क्योंकि ये काफी पुराना टॉपिक है। काफी टाइम से प्रिजन रिफॉर्म्स जो है, जैसे कि प्रिजन रिफॉर्म्स है, ठीक है, साथ में पुलिस रिफॉर्म्स हैं, ये ऐसे टॉपिक्स हैं जो एवरग्रीन है, क्योंकि ये रिफॉर्म्स हो ही नहीं रहे। और जब ये रिफॉर्म्स मेरे टाइम पे भी नहीं हुए और आपके टाइम पे भी नहीं हुए, तो ये जो क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि कोई ना कोई इंसिडेंस प्रिजन रिफॉर्म्स को लेके, पुलिस रिफॉर्म्स को लेके चलता ही रहता है न्यूज के अंदर आए दिन। इस वजह से मेंस के लिए ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इवन प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। यहां पे जैसे क्वेश्चन पूछा भी, द फॉलोइंग कमिटीज वर कॉन्स्टिट्यूटेड टू मेक द सजेशन फॉर इंप्रूविंग द प्रिजन कंडीशन। प्रिजन कंडीशन और उसकी एडमिनिस्ट्रेशन को इंप्रूव करने के लिए कौन कौन सी कमेटी बनाई गई है? पहली है मुल्ला कमेटी। क्या मुल्ला कमेटी इससे रिलेटेड थी? सेकंड, कृष्णा अय्यर कमेटी, एंड देन जस्टिस अमिता रॉय पैनल। सोचिए कौन सी स्टेटमेंट या फिर यहां पे कौन सी कमेटी जो है या कौन सा पैनल जो है वो प्रिजन रिफॉर्म से रिलेट करता है या प्रिजन कंडीशन को इंप्रूव करने से रिलेट करता है। सोचिए फिर डिस्कस करते हैं। चलिए, तो यहां पे न्यूज में क्यों था? क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट ने एक यहां पे ऑर्डर दिया है। दिल्ली हाई कोर्ट हैज ऑर्डर्ड एक जज को ऑर्डर दिया गया है कि आप सेवा सदन डेपोटेशन सेंटर जो कहां पर है, नरेला में लोकेट करता है, उसको इंस्पेक्ट करने के लिए जाइए, क्योंकि वहां पे एक डिटेनी है, उनकी वाइफ ने कंप्लेन की है कि वहां की जो कंडीशंस है उस पर्टिकुलर सेंटर की, जो सेवा सदन डेपोटेशन सेंटर है, वो काफी अच्छी नहीं है, पैथेटिक कंडीशन में लोग वहां पर रह रहे हैं, ऐसा कहा गया। इस वजह से दिल्ली हाईकोर्ट हैज ऑर्डर्ड अ जज कि आप वहां जाके एक बार विजिट करके बताइए क्या सिचुएशन है। तो यहां पे अगर हम प्रिजन रिफॉर्म्स की बात करें, देखिए मेंस के लिए भी क्वेश्चन मैंने आपको बताया इंपॉर्टेंट है, इस वजह से ये क्वेश्चन मैं आपको देने वाला हूं। यहां पर अगर हम बात करें मुल्ला कमेटी, कृष्ण अय्यर कमेटी एंड जस्टिस अमिता रॉय पैनल जो है, तीनों ही जो है प्रिजन कंडीशन को इंप्रूव करने के लिए बनाए गए थे अलग अलग सालों में। जैसे कि मुल्ला कमेटी की जो रिफॉर्म्स थे ये ऑल इंडिया प्रिजन रिफॉर्म्स कमेटी 1980 में आई थी। 1987 में कृष्णा अय्यर कमेटी आई थी एंड जस्टिस अमिता रॉय पैनल जो था 2018 में रिसेंटली अभी बनाया गया था। ठीक है, तो तीनों स्टेटमेंट ठीक होने की वजह से आंसर हो जाएगा डी। कुछ और चीजें जान लेते हैं।
तो ऑल इंडिया प्रिजन रिफॉर्म कमेटी, जिसे मुल्ला कमेटी के तौर पे भी जाना जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1980 के अंदर सेटअप करी थी। कृष्णा अय्यर कमेटी 1987 में, ताकि एक स्टडी करी जा सके विमेन प्रिजनर्स के ऊपर। देन जस्टिस अमिता रॉय पैनल 2018 में जो आया था, सुप्रीम कोर्ट ने न्यूली कॉन्स्टिट्यूट किया था, ताकि वेरियस मैटर्स जो है ओवर क्राउडिंग के, प्रिजन आपको पता है हमारे ओवर क्राउडेड है, जहां पे 2 की जगह है वहां पे 4 लोग रह रहे हैं, तो ये ओवर क्राउडिंग के इश्यू को भी लेकर और विमेन प्रिजनर्स को लेकर भी ये कमेटी, ये पैनल जो था बनाया गया था कि रिफॉर्म्स के लिए कुछ आप चीजें सजेस्ट करिए। थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं, विच इज क्वेश्चन नंबर 3। बात करता है फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 को लेकर पूछा गया, इसके बारे में बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी ठीक है। फॉरेस्ट राइट्स एक्ट के ऊपर क्वेश्चन बनाने का रीजन है क्योंकि रिसेंटली अभी न्यूज में था, क्यों न्यूज में था वो तो हम डिस्कस करेंगे, बट पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं। ग्राम सभा इज द अथॉरिटी टू इनिशिएट अ प्रोसेस टू वेस्ट राइट्स ऑन मार्जिनली एंड ट्राइबल कम्युनिटीज। इट रिकॉग्नाइज कम्युनिटी राइट्स एंड राइट्स ओवर कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज सीपीआर फॉर द फर्स्ट टाइम। तो पहली बार जब भी आपको कम्युनिटी राइट्स या राइट ओवर सीपीआर जो रिकॉग्नाइज करना होता है, वो फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 के अंतर्गत किया जाता है, हो सकता है। द लैंड रिफॉर्म्स आर मॉनिटर्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। लैंड रिफॉर्म्स जो होते हैं उसे कौन मॉनिटर करता है? मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स करती है। चलिए, न्यूज में क्यों था? बिकॉज रिसेंटली हंसूर तालुक में 1200 ट्राइबल्स, जो कि मैसूरू डिस्ट्रिक्ट का है, वो एक अनसर्टेन फ्यूचर को फेस कर रहे हैं क्योंकि उनकी जो रिव्यू पिटीशन है अपनी लैंड को रिकॉग्नाइज करने के लिए, वो खारिज कर दी गई है, रिजेक्ट कर दी गई है अंडर द फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 बाय द लोकल अथॉरिटीज। इस वजह से ये पूरी न्यूज दी गई थी न्यूज़पेपर के अंदर और हमने इस पे क्वेश्चन बनाया। फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 की बात करें तो ग्राम सभा इज द अथॉरिटी। तो यस, ग्राम सभा अथॉरिटी होती है अगर किसी भी तरीके के मार्जिनली या ट्राइबल कम्युनिटीज को कोई भी प्रोसेस इनिशिएट करना होता है राइट्स को वेस्ट करने के लिए, तो पहली स्टेटमेंट हो जाती है ठीक। और अगर पहली बार कहीं पे भी कम्युनिटी राइट्स को रिकॉग्नाइज करना होता है तो यहां पे ये जो सेकंड स्टेटमेंट है, इट रिकॉग्नाइज द कम्युनिटी राइट्स एंड राइट्स ऑफ कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज फॉर द फर्स्ट टाइम, तो वो भी इसके द्वारा किया जाता है, तो सेकंड स्टेटमेंट भी हमारी ठीक हो जाती है। लेकिन अगर हम लैंड रिफॉर्म्स की बात करें, ये किसके द्वारा मॉनिटर किए जाते हैं? द लैंड रिफॉर्म्स आर मॉनिटर्ड बाय कौन सी मिनिस्ट्री? द लैंड एंड इट्स मैनेजमेंट fall under the exclusive legislative and administrative jurisdiction of states। ये स्टेट्स के अंडर में आती है। साथ में ही लैंड रिफॉर्म्स जो होते हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेज के द्वारा मैनेज करी जाती है। ठीक है, तो थर्ड स्टेटमेंट जो है वो आपकी इनकरेक्ट हो जाती है। आंसर हो जाएगा ए, डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेज जो है ये नोडल मिनिस्ट्री है सेंटर की। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ए इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4 बात करता है साउथ चाइना सी की लोकेशन को लेके। आपने बहुत बार साउथ चाइना सी जो है इसको न्यूज में पढ़ा होगा, इसके बारे में न्यूज में पढ़ा होगा, लेकिन क्या लोकेशन अगर पूछी जाए इसके आसपास की कंट्रीज की, कौन सी कंट्री इसके ईस्ट में है, वेस्ट में है, नॉर्थ में है, साउथ में, तो क्या उसको बता पाएंगे आप? लेट्स सी। पहली स्टेटमेंट आप कहती है इट्स एन आर्म ऑफ वेस्टर्न पैसिफिक ओशन इन द साउथ ईस्ट एशिया। साउथ ईस्ट एशिया के कहां पे फॉल करता है ये? बेसिकली ये वेस्टर्न पैसिफिक की एक आर्म है साउथ ईस्ट एशिया के अंदर, हो सकता है। इट इज इन द साउथ ऑफ आइलैंड ऑफ बोनियो। बोनियो जो आइलैंड है उसके साउथ में फॉल करता है। मे बी इट इज कनेक्टेड बाय ताइवान स्ट्रेट विद द ईस्ट चाइना सी। ईस्ट चाइना सी के साथ ये कनेक्ट करता है ताइवान स्ट्रेट के थ्रू। सोचिए, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए, तो आरसीईपी काफी न्यूज में है और उसी को लेके जो चाइना है और साउथ चाइना सी जो है वो भी काफी न्यूज में है, क्योंकि हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर है मिस्टर एस जयशंकर, उन्होंने कहा है कि साउथ चाइना सी को लेके हमारी जो पोजीशन है दैट इज वेल नोन और उसको हम चेंज नहीं कर रहे। देयर आर कंसर्न्स टू साउथ चाइना सी को लेकर, क्योंकि चाइना जो है वो अपनी हेजेमनी क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। अब आते हैं अपनी क्वेश्चन के ऊपर वापस। पहली स्टेटमेंट की बात करें तो यस, वेस्टर्न पैसिफिक ओशन जो कि साउथ ईस्ट एशिया में उसकी ये आर्म है, तो यस ये उसका एक एक्सटेंशन है। तो ध्यान रखिएगा, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। कैसे, मैं आपको दिखा देता हूं कि पैसिफिक ओशन के साथ में ही यहां पे दिस इज द पैसिफिक ओशन, दिस रीजन, और उसका ही वेस्टर्न साइड पे ये साउथ चाइना सी है। ध्यान रखिएगा, तो पहली स्टेटमेंट आपकी करेक्ट हो जाती है। क्या ये बोनियो के साउथ में, अगर आपने पीछे देखा हो, एक बार मैं आपको मैप पे दोबारा लेके जाता हूं, तो यहां पे दिस इज द बोनियो, दिस लोकेशन, ये साउथ में नहीं है बोनियो के, रादर नॉर्थ डायरेक्शन में है। जैसे कि मलेशिया इसके वेस्ट में है, वियतनाम यहां पे वेस्ट में है, फिलीपींस मनीला इसके ईस्ट में है, और ये बोनियो मलेशिया के नॉर्थ के अंदर है। ये भी ध्यान रखिएगा। तो यहां पे इट इज इन द साउथ नहीं, सेकंड स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट हो जाती है। सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट हुई तो आप ए और डी को एलिमिनेट कर पाएंगे। ए और डी को एलिमिनेट कर देंगे तो सीधा आंसर क्या आ जाएगा? बी, क्योंकि फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी ऑलरेडी करेक्ट है। मतलब ईस्ट चाइना सी से ये ताइवान स्ट्रेट के थ्रू कनेक्टेड है। बी हमारा आंसर है। अगर देख लेते हैं ताइवान स्ट्रेट कहां पर है, सो दिस इज द ताइवान स्ट्रेट और ये आपका साउथ चाइना सी है, हियर द ईस्ट चाइना सी, और कनेक्ट किसके द्वारा करा जा रहा है? ताइवान स्ट्रेट के द्वारा।
चलिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ओथ ऑफ द चीफ मिनिस्टर। चीफ मिनिस्टर की ओथ के बारे में 3 स्टेटमेंट्स दिए और आपको बताना है, बताइए कौन सी स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट है। पहली कहती है इट इज एडमिनिस्टर्ड बाय गवर्नर, गवर्नर के द्वारा इसे एडमिनिस्टर किया जाता है। सेकंड, द ओथ ऑफ ऑफिस एंड सीक्रेसी आर सेट आउट इन द 4th शेड्यूल। जो ये पर्टिकुलर जो सीक्रेसी और ओथ है इसको कहां दिया गया है, इसको 4th शेड्यूल के अंदर दिया गया है। इट कैन बी लीगली चैलेंज इन द सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के अंदर इसे लीगली चैलेंज किया जा सकता है। सोचिए फिर डिस्कस करते हैं। चलिए, तो रिसेंटली मिस्टर नीतीश कुमार ने बिहार के चीफ मिनिस्टर के तौर पे ओथ ली है, इस वजह से क्वेश्चन पूछा गया था। वैसे ये इंडियन पॉलिटी का एरिया है, लेकिन क्योंकि ये करंट अफेयर्स में भी मेंशन किया गया था, इस वजह से ये एरिया इंपॉर्टेंट हो जाता है। बात करें तो यस, जो ये ओथ दिलवाई जाती है एडमिनिस्टर गवर्नर के द्वारा करी जाती है, लेकिन ये दी गई है 3रे शेड्यूल के अंदर, 3rd शेड्यूल के अंदर, ना कि 4th शेड्यूल के अंदर। इस वजह से सेकंड स्टेटमेंट हो गई इनकरेक्ट। बात करी जाए क्या इसे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा चैलेंज किया जा सकता है, तो नहीं, इसे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा चैलेंज नहीं किया जा सकता। तो लीगली चैलेंज करने का प्रावधान यहां पर नहीं रखा गया है। आंसर आपका हो जाएगा ए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 से पहले प्री कम मेंस का जो गाइडेंस प्रोग्राम है, इसको आप आज आखिरी दिन है सब्सक्राइब कर सकते हैं यूजिंग दिवाली 50 कोड। इस दिवाली डिस्काउंट को हमने 17th तक एक्सटेंड किया था, इससे आपको 50% डिस्काउंट मिल जाएगा। आप exam.netmonk.com पे जाके इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन के थ्रू भी इसमें एनरोल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट सेक्स रेशियो इन इंडिया। सेक्स रेशियो इन इंडिया के ऊपर पूछा गया कि बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, कौन सा कथन सही है। पहली स्टेटमेंट कहती है रेफर्स टू द नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स इन ए गिवन एरिया एट अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड। एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर, एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर जो यहाँ पे लिंग अनुपात है, फीमेल्स पर 1000 मेल्स कितनी है, इसके ऊपर जो रेशियो रहता है वो सेक्स रेशियो कहलाता है। मणिपुर की जो सेक्स रेशियो है वो हाईएस्ट सेक्स रेशियो है, अरुणाचल प्रदेश की जो रेशियो है वो लोएस्ट है। सोचिए फिर डिस्कस करते हैं। चलिए, तो रीसेंट डेटा के अंदर जो कि द हिंदू में मेंशन किया गया था, इसमें बताया गया है कि अरुणाचल प्रदेश की जो सेक्स रेशियो है वो वन ऑफ द हाईएस्ट है और मणिपुर की जो यहां पे सेक्स रेशियो आई है वो लोएस्ट आई है। आप देख लेते हैं एक बार डेटा। अरुणाचल प्रदेश ने 1084 फीमेल्स बोर्न पर 1000 मेल्स को रिकॉर्ड किया है। नागालैंड का जो नंबर है वो भी 965 है, मिजोरम का 964 है, केरला का 963 है, कर्नाटका का 957 है। वर्स्ट जो निकल के आया है वो मणिपुर का निकल के आया है, 757 यहां पर नंबर है। और यहाँ पे पंजाब का नंबर भी कुछ ज्यादा अच्छा नहीं है, 896 है, बट इट इज स्टिल बेटर देन मणिपुर। कुछ और ऐसे स्टेट्स जहां पे नंबर कम है, तो उसमें गुजरात का नाम आता है, वहां पर भी 896 है। और अगर हम यूनियन टेरिटरीज की बात करें तो लक्षद्वीप में ये नंबर 839 हो जाता है। तो मणिपुर में हाईएस्ट है, नहीं लोएस्ट है। अरुणाचल प्रदेश में लोएस्ट है, नहीं हाईएस्ट है। तो ये दोनों स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट हो जाती है। नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स जो है उस तरीके से यहाँ पे कैलकुलेट किया जाता है। ध्यान रखिएगा इस चीज के बारे में। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर विल बी ए। चलिए, एक बार मैप पे देख लीजिए किस तरीके से डेटा दिखता है यहां पर। ये जो पर्टिकुलरली डेटा बनाया गया है इसके अंदर 30 स्टेट्स एंड यूटीज को इंक्लूड किया गया है। तो टोटल 30 स्टेट्स और यूटीज ने डेटा अपना दिया है। 6 एब्सेंटीज में रहे, 6 ऐसे स्टेट्स जिन्होंने डेटा नहीं दिया है। उसमें बिहार है, झारखंड है, महाराष्ट्र ने नहीं दिया है, सिक्किम ने नहीं दिया है, यूपी ने नहीं दिया है और वेस्ट बंगाल ने नहीं दिया, क्योंकि डेटा वहां पर अवेलेबल नहीं था प्रोबेबली। तो यहां पे मैंने आपको कुछ स्टेट्स की जो डेटा है वो भी बता दिया, सेक्स रेशियो का एक आइडिया भी आपको लग गया, और ये जो हाईएस्ट और लोएस्ट है वो भी काफी इंपॉर्टेंट होता है, वो भी आपको पता चल गया। क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं, जो कि बात कर रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर इनकरेक्ट अबाउट फायर क्रैकर्स। फायर क्रैकर्स को लेकर बताएं कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। 3 स्टेटमेंट्स आपको बताना है इनकरेक्ट स्टेटमेंट। पहली कहती है द फ्यूल फॉर बर्निंग इज यूजुअली चारकोल। इसके अंदर जो फ्यूल बर्न किया जाता है वो चारकोल होता है। मेटल्स लाइक टाइटेनियम एंड स्ट्रोंटियम आर एडेड टू रेगुलेट द स्पीड ऑफ बर्निंग रिएक्शन। तो ये जो टाइटेनियम और स्ट्रोंटियम है इनको ऐड किया जाता है ताकि बर्निंग रिएक्शन की जो स्पीड है उसको रेगुलेट किया जा सके। गाइडलाइंस फॉर दीज वर ड्रॉन बाय द पेसो, दैट इज पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोजिव सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन, बाय MOPNG। सोचिए फिर डिस्कस करते हैं। चलिए डिस्कस करते हैं। तो दिल्ली पुलिस रिसीव्ड ओवर 2000 PCR कॉल्स इन कनेक्शन विद फायर क्रैकर्स। तो फायर क्रैकर्स का वायलेशन जो है दिल्ली में देखा गया था, और यहाँ पे हमने न्यूज में भी डिस्कस किया था। तो दिल्ली पुलिस ने 1300 kg ऑफ क्रैकर्स जो है उसको यहाँ पे सीज किया है, यहाँ पे कैपिटल से दीपावली में।
तो यहाँ पे अगर बात करी जाए फायर क्रैकर्स के बारे में, तो फ्यूल जो इसके अंदर यूज किया जाता है, द फ्यूल फॉर बर्निंग, वो यूजुअली चारकोल को यूज किया जाता है, जिससे कि फायर को सस्टेन किया जाता है। ठीक है, तो पहली स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट हो जाती है। यहाँ पे जो मेटल्स है उसमें टाइटेनियम स्ट्रोंटियम को यूज किया जाता है ताकि जो बर्निंग का रिएक्शन होता है उसकी स्पीड को रेगुलेट किया जा सके। सेकंड स्टेटमेंट भी आपकी करेक्ट होती है। लेकिन अगर हम तीसरी स्टेटमेंट को देखें जो कि गलत स्टेटमेंट है, गलत किस वजह से वो देखते हैं, इसके लिए जो गाइडलाइंस है वो तो पैसों के द्वारा दी गई है, दैट इज पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोजिव सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन, 2008 में ये गाइडलाइंस दी गई थी। लेकिन मैंने आपको पहले भी बताया कि नाम से ऐसा लगता है और कॉमन सेंस भी कहती है कि मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के अंदर ये आती होगी, बट इट डज नॉट कम अंडर MOPNG, इट कम्स अंडर किसके अंदर आती है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर आती है। तो तीसरी स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट हो जाती है। आंसर क्या होगा? बी नहीं, आंसर होगा आपका सी, क्योंकि आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट को बताना था। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 जो है लोनार लेक के बारे में है। पूछा कि लोनार लेक के बारे में बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, कौन सा कथन आपका सही है। पहली स्टेटमेंट कहती है इट्स अ क्रेटर लेक, ये क्रेटर लेक है। सेकंड, इट्स अ जियो हेरिटेज साइट, ये एक जियो हेरिटेज साइट है। इट इज इन ग्रैंड कैनियन USA, ग्रैंड कैनियन USA के अंदर ये लोकेट करती है। सोचिए फिर डिस्कस करते हैं। चलिए तो सबसे पहले तो जान लीजिए इट्स एन एंशियंट सर्कुलर लेक, सर्कुलर शेप की लेक है जिसे एक मीटियोराइट स्ट्राइक ने महाराष्ट्र के अंदर क्रिएट किया था। मीटियोराइट आपको पता है जो वेरियस मीटियर्स होते हैं वो अर्थ के ऊपर गिरते हैं और जहां पर गिरते हैं वहां पर एक काफी बड़ा, एक काफी लार्ज ह्यूज खड्डा जो होता है वो क्रिएट हो जाता है और बाद में उसमें पानी भरने पर वो एक लेक का रूप ले लेता है। रिसेंटली द मीटियर लेक एट लोनार इन बुल्धाना डिस्ट्रिक्ट जो कि महाराष्ट्र में लोकेट करता है एंड द सूर सरोवर जो कि आगरा में लोकेट करता है, इनको रामसर साइट से वो घोषित कर दिया गया है, डिक्लेयर कर दिया गया है। इनको कंजर्वेटिव स्टेटस जो है ये इंटरनेशनल रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स के अंदर दिया गया है। तो यस, लोनार लेक जो है क्रेटर लेक है, पहली स्टेटमेंट ठीक हो जाती है। अब देखिए एग्जाम के लिए लोनार लेक भी इंपॉर्टेंट हो जाती है और जो सूर सरोवर कहां पर है? सूर सरोवर लोकेट करता है आगरा के अंदर। दोनों ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, दोनों की लोकेशन भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्या ये जियो हेरिटेज साइट है? तो यस, इट्स अ जियो हेरिटेज साइट, लेकिन आपको पता है महाराष्ट्र बुल्धाना डिस्ट्रिक्ट में लोकेट करती है। आंसर हमारा हो जाएगा ए। तो न्यूज जिस चीज के लिए न्यूज़पेपर के अंदर मेंशन करी गई थी वो आपको पता होना चाहिए। कुछ और चीजें जो है वो जान लेते हैं इसके बारे में। तो एक तो यहां पे देख लीजिए, दिस इज द लोनार लेक। लोनार क्रेटर लेक वॉज आइडेंटिफाइड एज अ यूनिक ज्योग्राफिकल साइट ब्रिटिश ऑफिसर्स CJE अलेक्जेंडर के द्वारा 1823 के अंदर, प्री इंडिपेंडेंस एरा के अंदर। इट इज एन एंशियंट सर्कुलर लेक जिसे एक मीटियोराइट स्ट्राइक ने बनाया था, ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है इसके बारे में। देन लोनार क्रेटर बिकेम अ जियो हेरिटेज साइट 1979 के अंदर ही, 1979 के अंदर ही से जियो हेरिटेज साइट बना दिया गया था। लोनार लेक लाइज विद इन द ओनली नोन एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इम्पैक्ट क्रेटर फाउंड विद इन द ग्रेटर डेक्कन ट्रैप्स, ए ह्यूज बैलिस्टिक फॉर्मेशन इन इंडिया। अपने आप में अकेली ऐसी एक साइट है जो कि एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इम्पैक्ट, क्योंकि इस पे मीटियोराइट एक इम्पैक्ट हुआ था उसकी वजह से क्रिएट हुई थी, अपने आप में अकेली वैसी ये साइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है विच द फॉलोइंग कंट्रीज हैज रिसेंटली एक्सटेंडेड इट्स गोल्डन वीजा एलिजिबिलिटी। तो गोल्डन वीजा एलिजिबिलिटी जो है वो किस कंट्री ने अभी रिसेंटली एक्सटेंड करी है? चलिए, तो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने अपनी गोल्डन वीजा सिस्टम को एक्सटेंड किया है और यहां पे 10 साल के लिए रेजिडेंसी जो है वो वेस्ट एशियन नेशंस को दी जाएगी। इसमें बेसिकली ये जो पर्टिकुलर एलिजिबिलिटी है उन्हीं लोगों को दी जाएगी जिनके पास कोई स्पेशल टाइप की डिग्री है, जैसे कि PhD होल्डर्स हो गए या स्पेशलाइज डिग्री प्रोफेशनल्स हो गए, उनको ही गोल्डन वीजा एलिजिबिलिटी दी जाएगी ताकि ज्यादा से ज्यादा टाइम वो UAE में रहें और उस देश के निर्माण में हेल्प करें। तो किसने किया है? सी, यूनाइटेड अरब एमिरेट ने किया है। बेनिफिट्स क्या होने वाले इंडिया को? इंडिया से काफी सारे लोग UAE में काम के लिए जाते हैं और यहां पर जब ये गोल्डन वीजा एलिजिबिलिटी दी गई है तो हमारे यहां से जो प्रोफेशनल्स होंगे और जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हैं उनके लिए भी वहां पर क्रिएट होंगी और फिर उसके बाद जो मनी रिपैट्रिएशन होता है वो भी पूरा प्रोसेस फॉलो किया जाएगा। सो सी इज द करेक्ट आंसर। लोकेशन मैप के ऊपर UAE की देख लीजिए। सो दिस इज सऊदी अरेबिया के साथ बॉर्डर टच हो रहा है, यहाँ पे ओमान है और पर्शियन अरेबियन गल्फ के अंदर ये फॉल करता है। आज के लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जो कि निमोनिया एंड डायरिया प्रोग्रेस रिपोर्ट के बारे में पूछा गया। इस रिपोर्ट को रिलीज कौन करता है? क्या WHO करता है, नीति आयोग करता है, इंटरनेशनल वैक्सीन एक्सेस सेंटर इसे करता है या फिर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर इसे लेके आता है? सोचिए। चलिए, तो रिसेंटली IVAC दैट इज इंटरनेशनल वैक्सीन एक्सेस सेंटर के द्वारा निमोनिया एंड डायरिया प्रोग्रेस रिपोर्ट जो है इसको रिलीज किया गया है। इसके अंदर काफी इंपॉर्टेंट चीजें इंडिया के लिए निकल के आई हैं, जैसे कि इंडिया इज वन ऑफ द कंट्रीज जिसने
अपने टारगेट्स को अचीव किया। अगर हम एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग की बात करते हैं तो ब्रेस्ट फीडिंग के एरिया के अंदर इंडिया का परफॉर्मेंस अच्छा रहा है। साथ में ही वैक्सीनेशन कवरेज के अंदर भी इंडिया की जो प्रोग्रेस है वो काफी अच्छी रही है। इसके साथ साथ इंडिया ने ग्लोबल टारगेट ऑफ 90% कवरेज फॉर 3 ऑफ द 5 वैक्सीन, 5 में से 3 वैक्सीन के अंदर इसे अचीव किया है। लेकिन अगर हम बात करें जैसे कि डायरिया के कवरेज की, डायरिया के ट्रीटमेंट की, वहां पर इंडिया जो अभी बिहाइंड है, इट इज लैगिंग बिहाइंड, जिसमें आगे आने वाले टाइम में इंप्रूवमेंट करने की काफी गुंजाइश है। तो सी हमारा यहाँ पे आंसर होगा। 10 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट होते हैं और इसके अलावा अभी हम करेंगे रिविजन। 2 मिनट के अंदर अपनी रिविजन को अभी हम कंप्लीट करने वाले हैं। शुरुआत हमारी हुई थी वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस के साथ। मैंने आपको बताया था कि एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल रीजन में फॉल करता है और आजकल जो आप बारिश देख रहे हैं, लाइट रेन देख रहे हैं नॉर्दर्न रीजन के अंदर, दिल्ली के अंदर, वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की वजह से है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इस चीज के बारे में। ये पाकिस्तान वाली साइड से इंडिया में एंटर करती है। ये उन जैसी कुछ चीजों में से है जो पाकिस्तान की साइड से एंटर करती है इंडिया के अंदर और जिसपे हमें कोई एतराज नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, विच इज क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें हमने देखा था प्रिजन कंडीशन के बारे में। तो मुल्ला कमेटी, कृष्णा अय्यर कमेटी, जस्टिस अमित रॉय पैनल के बारे में डिस्कशन किया था। मेंस के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट एरिया है ये। देन फॉरेस्ट राइट्स एक्ट के बारे में हमने देखा था, यहाँ पे कौन सी मिनिस्ट्री एसोसिएट करती है, रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, उसके बारे में भी हमने जाना था। देन हमने डिस्कशन किया था साउथ चाइना सी के बारे में, RCEP को लेके न्यूज में था। हमने ताइवान स्ट्रेट और इसकी लोकेशन को भी मैप के ऊपर यहां पर डिफाइन किया था। देन चीफ मिनिस्टर अभी नीतीश कुमार ने एज अ चीफ मिनिस्टर ओथ जो है वो ली है और यहां पे देखा था गवर्नर के द्वारा एडमिनिस्टर किया जाता है और यहां पे इसके लीगली चैलेंज नहीं किया जा सकता। देन नेक्स्ट हमारा डिस्कशन क्वेश्चन नंबर 6 को लेकर, सेक्स रेशियो को लेकर हुआ था। हमने मैप के ऊपर देखा था अरुणाचल का परफॉर्मेंस काफी अच्छा है और इसके अलावा फायर क्रैकर्स के बारे में जाना था। यहां पर पैसो जो है इसे एसोसिएट करता है, चारकोल इसका बर्निंग फ्यूल होता है, ध्यान रखिएगा। पैसो किसके अंडर में आता है, याद है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। देन लोनार लेक के बारे में देखा था, अभी इसे रिसेंटली जो कंजर्वेशन स्टेटस है रामसर साइट्स के अंदर वो दिया गया है। साथ में सूर सरोवर को भी इसमें इंक्लूड किया गया है, ध्यान रखिएगा। इसकी लोकेशन भी मैंने आपको बताई थी। देन हमने डिस्कशन किया था गोल्डन वीजा एलिजिबिलिटी, UAE लेके आया है और इसकी लोकेशन जो है मैप के ऊपर जान लीजिए आप। लास्ट में हमने डिस्कस किया था निमोनिया एंड डायरिया रिपोर्ट जो कि आईवैक लेके आया है। इंडिया की परफॉर्मेंस काफी जगह पे अच्छी रही है लेकिन डायरिया के एरिया के अंदर अभी भी इंप्रूवमेंट करना बाकी है। जो आपको क्वेश्चन आंसर करना है कमेंट सेक्शन के अंदर, मिनी रत्न कंपनी क्या होती है वो मुझे आप बताइएगा एक लाइन के अंदर कमेंट सेक्शन के अंदर। और जो मेंस के लिए क्वेश्चन आपको आंसर करना है, हाउ इंडिया इज इंपैक्टेड बाय वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, इलूसिडेट। तो इंडिया वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस से कैसे इंपैक्ट होता है, इसके पॉजिटिव नेगेटिव इंपैक्ट जो है वो बताइएगा। और इसको कमेंट सेक्शन के अंदर आपको आंसर नहीं करना है, आपको इसको netmock.com के ऊपर जाके आंसर करना है या फिर दोनों में से कोई भी लिंक आप यूज कर सकते हैं। लास्ट टाइम जो क्वेश्चन पूछा था अशोक कुमार पॉल ने उसका करेक्ट आंसर किया। तो अशोक आप हमें या तो नेटमॉक IS के ऊपर या फिर मुझे आप prince_luthra के ऊपर डायरेक्टली भी टेलीग्राम कर सकते हैं और इस PDF को ले सकते हैं। कमेंट सेक्शन में अपने मार्क्स जरूर लिखिएगा जितना भी आपने स्कोर किया हो, और लेस देन 6 अगर आपका मार्क्स आ रहे हैं तो आप उसे दोबारा से अटेम्प्ट कर लीजिएगा। PDF इसकी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा और ऑल बटन को जरूर प्रेस करिएगा उसके बाद, सो दैट यू कैन गेट ऑल द अपकमिंग नोटिफिकेशंस। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू टुमारो, गुड बाय।